आखिर दोष क्या है मेरा? यही कि मैं एक लड़की हूँ, या सिर्फ इस घर में जन्म लेना ही? एक लड़की का जन्म तो होता है दो इंसानों से ही, लेकिन उसे उसके माँ बाप नहीं मिलते। एक लड़की को भगवान कंधा तो देता है दूसरों के सर रखने के लिए, लेकिन उसे उसके आंसू पोंछने के लिए कोई हाथ क्यों नहीं देते? काश कभी तो मेरे किसी सवाल के जवाब मिल जाते। शायद जिंदगी का होश मैंने बाद में संभाला, पहले ये सवाल मुझसे ही मिलते रहे। एक आईना था जो आंगन में टंगा था, जिससे मैं घंटों बातें करती थी, जिसे मेरी लाल आंखें बिल्कुल नहीं भाती थीं। एक रोज मैं उससे भी आंखें चुराने लगी। मैं रात में तारों से बात करने लगी। अब घंटों बातें करती हूँ, कभी कभी सारी रात बातें करती हूँ। मैं कौन हूँ? क्यों भगवान ने इस धरती पर भेज दिया है? नाम भी तो मेरे जन्मदाताओं से नहीं मिला। जिसके मन को लुभा गई उसने ही एक नाम दे दिया, और अब मुझे सब स्वाति कहकर बुलाते हैं। हाँ, यही मेरा नाम है, स्वाति। एक सांस में कितनी ही बातें एक साथ कह गई स्वाति, जैसे कोई गुबार था दिल में उसके, जो फूटने को बेकरार था। बस छूने भर की ही देर थी। उसके हंसते चेहरे के पीछे कोई दर्द भी छुपा हो सकता, कभी सोचा नहीं था। जब भी मैं स्वाति से मिली, वह हमेशा हंसते हुए उल्टे मुझे समझाती, मेरे शिकवे शिकायत को दूर करती, जो मुझे मेरे अपनों से मिली। हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण से समझने और भूल जाने को कहती। आज उसे क्या हुआ है? क्यों ऐसी बातें कर गई? फोन पर क्यों मुझे घर आने को कहा? मैं उसकी बातों को सोचने लगी और तैयार होकर उसके घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर स्वाति का चेहरा और उसकी बातें ही कानों में गूंजती रहीं। रास्ते लंबे से प्रतीत होते जा रहे थे। 10 मिनट का सफ़र घंटों से कम नहीं लग रहा था। जैसे ही मैं स्वाति के घर पहुंची, देखा घर का दरवाज़ा खुला था। घर का कोई भी नौकर नजर नहीं आ रहा था। मुझे देखती ही स्वाति दौड़ पड़ी और जोर से गले लगा लिया और फपकते हुए कहा, माँ बीमार है। तेरी माँ तो हमेशा ही बीमार रहती है, अब इसमें रोने की क्या बात है? जल्दी ही ठीक भी हो जाती हैं। ठीक हो जाएंगी, हिम्मत रख। मैंने उसे हिम्मत देते हुए फिर से गले लगा लिया। मैंने पास में ही रखा गिलास का पानी उसकी ओर बढ़ाया और कहा, 2 घूंट पानी पी और शांत हो जा। माँ बीमार है, बात बस इतनी सी ही तो है जो तुझे इतना नहीं रुला सकती। बात क्या है, सच सच बता। मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ, इतना तो समझती ही हूँ। क्या बात है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुझे तो मालूम है घर वालों ने मुझसे नाता तोड़ रखा है, लेकिन मैं माँ को देखने जाना चाहती हूँ। पर कैसे? हिचकियाँ लेते हुए स्वाति ने मुझे बताया। फिर सोचती हूँ, क्या मैं जितनी आतुर हूँ उन्हें मिलने देखने के लिए, क्या वो भी? क्या मैं उनकी ऐसी औलाद हूँ जिसको देखने से उनके आंखों में ठंडक उतर आए? मैं उनकी बेटा नहीं, मैं तो उनकी कोख से जन्मी लड़की हूँ, जिसके जन्म लेने के बाद से मरने का इंतजार रहा। ईश्वर ने भी मुझे अनोखा चिन्ह जो मेरी कलाई पर देकर इस धरती पर भेजा है। क्यों बनाया ये अनोखा चिन्ह, जिसे दिखा दिखा कर लोगों से मेरे मरने की अवधि पूछती थी? वास्तव में क्या माँ ऐसी ही होती है जो अपनी अंश को अपने ही दूध से वंचित रखे? घर में दादी ना होती तो ही अच्छा था, किसी गोद में मैं महफूज तो न रहती। मैं अपनी माँ की इच्छा तो पूरी कर देती। रोती बिलखती भूखी प्यासे बिना देखभाल किसी बीमारी की चपेट में आकर मर तो जाती, दूर तो हो जाती मैं अपनी माँ की आंखों से, जो किरकिरी बन के चुभ रही थी। लेकिन शायद ईश्वर की कुछ और मर्जी थी। वक्त के साथ में मैं भी बड़ी हो गई, पर कहते कहते स्वाति की आंखों की लड़ियां टूटने सी लगी। हिचकियां थम सी गई थीं, पर जैसे कोई ज्वार भाटा मेरे हृदय को द्रवित सा करने लगा। स्वाति की आंखों के सूखते आंसू मेरी आंखों में नमी बन के बहने को आतुर हो रहे थे, और स्वाति एक सांस में जाने क्या क्या कहे जाना चाहती थी। मैं हैरान परेशान और अपनी आंसुओं की बोझ तले दबती जा रही थी। तभी स्वाति मेरे कंधे पर सर रखकर एक लंबी सांस लेते हुए बोली, तुझे पता है, मैं सिर्फ 3 साल की थी, मेरे हाथ में फ्रैक्चर आ गया था। बच्चों के खेल खेल में मैं काफ़ी ऊंचाई से गिर गई थी।
मैं दर्द से करा रही थी और मेरी माँ ने कहा कि मेरी बदमाशी है, बहाना है, और मैं रोते रोते सो गई थी। रात को पापा जब आए तो मुझे गोद में लिया और दवा लगाई, फिर डॉक्टर को दिखाया। जबकि मेरे किसी भी भाई को कुछ हो जाता तो वो बहुत परेशान हो उठती, पर मेरे लिए कहते हुए उसके भरे आंखों के आंसू गालों से होकर गिरने लगी। मैं और व्यथित हो उठी और उसे गले से लगा लिया। स्वाति किसी अबोध बच्चे की तरह मेरी गोद में सिमटती जा रही थी। सुबकते हुए स्वाति ने कहा, यही नहीं, मेरी माँ थी वो, मेरी अपनी माँ, लेकिन बेटों के मोह में फंसी हुई थी। बेटी उसके लिए कुछ भी न थी। वक्त गुजरा, मैं समय के साथ सब कुछ सीख चुकी थी। पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी किसी कुशल गृहिणी की तरह संभालने लगी थी। 16वें वसंत के आते आते शादी की बात भी होने लगी थी, जैसे मुझसे मुक्ति के रास्ते तलाशे जा रहे थे। मैंने माँ को पापा से बात करते सुना तो खुद को रोक नहीं पाई। मैंने पापा से कहा, पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। पर जानती है मेरे पापा ने क्या कहा? स्वाति बेटा, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। बहुत अच्छी फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, लड़का इंजीनियर है, तू बहुत खुश रहेगी वहाँ। इतना सुनते ही मैंने बस इतना ही कहा था, ठीक है पापा, बोझ हूना आप सबके लिए उतार दीजिए, कल मुझे जलाकर मार डालेगा, तब आप संतुष्ट होंगे ना। मुझे रोते हुए देख और ऐसी बातें सुनकर पापा सकपका से गए थे। तब बोले, नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तू नहीं चाहती तो मैं कतई तेरी शादी की बात नहीं करूँगा। और कुछ महीनों बाद ही एक खबर ने सबको चौंका दिया था। वो ये कि उस अच्छी फैमिली ने पैसों के लिए जिस लड़की से शादी की थी उसे जलाकर मार डाला। इतना कहते कहते स्वाति मेरी गोद से उठकर दीवार के सहारे बैठ गई। मैं आगे स्वाति की दास्तां सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मेरी उलझनें बढ़ती ही जा रही थी। मेरे मन में भी न जाने कितने सवाल लहरों की तरह हलचल मचा रहे थे। तभी उसका 2 साल का बेटा आकर उसकी गोद में बैठ गया और तोतली आवाज में अपनी माँ से अपनी बड़ी बहन की शिकायत बताते हुए बोला, माँ, दीदी मुझे चॉकलेट नहीं दे रही। बच्चों के आगे से मैंने राहत की सांस ली। स्वाति बच्चों को बहलाने चली गई। मैं अकेले उस कमरे में बैठी थी। आज वही घर एकदम अजीब सा लग रहा था। हर चीज़ जो कमरे में रखी थी आज कुछ कहती हुई सी लग रही थी। खिड़की और दरवाजे की खूबसूरत पर्दे हवा के साथ अटखेलियाँ कर रहे थे। बच्चों को बहलाकर घर के नौकर के साथ उन्हें बाहर लॉन में खेलने को भेज दिया और दूसरे नौकर से बाहर लॉन में ही कुर्सियाँ लगाने को बोला। तभी उर्मी, जो उसकी हेल्पर थी, स्वाति के साथ ही एक कमरे में आई और बोली, मीम साहब, कॉफ़ी और स्नैक्स बाहर ही लगवा रही हूँ, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। स्वाति बोली, नहीं उर्मी, यहीं भिजवा दो, मुझे बाहर का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगा स्वाति भी बाहर बैठेगी तो दिल बहल जाएगा। स्वाति बाहर लॉन में ही बैठती है ना, और बच्चे भी तो हैं वहाँ, मैंने कहा। स्वाति मुझे मना न कर सकी और उर्मी की ओर देखकर कहा, ठीक है, बाहर ही लगवा दो। हम दोनों बाहर लॉन में बैठे व बच्चों को खेलते देख स्वाति मुस्कुराई और मुझसे बोली, तुझे याद है बचपन में हम सब भी तो शाम में ऐसे ही खेला करते थे। मैंने भी सर हिलाकर उसकी बातों को स्वीकृति दी और फिर स्वाति अपनी वही पुरानी बातों में उलझ गई और कहने लगी, जब हम सारे भाई बहन खेलने के बाद घर जाते तो जोरों की भूख लगी रहती थी। हम खूब हल्ला मचाते, भूख लगी है, भूख लगी है। तब माँ को मेरे भाई की चिंता ज़्यादा सताती थी। माँ मुझे भी कहती, पहले भाई को सर्व करो फिर तुम खाओ। कभी कभी तो भाई को भूख भी नहीं होती थी, माँ उसे ज़बरदस्ती खिलाती। छोड़ ना स्वाति, क्यों बीती बातों को लेकर बैठी है, जो बीत गई उसे क्या सोचना। स्वाति की आंखों से 2 बूंद गिर पड़े और होठों पर हल्की सी मुस्कान। नहीं, आज मुझे कह लेने दे। ये सारी बातें अब नासोच सी बनती जा रही थी। मुझे बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था, तुझे तो याद ही होगा। जब शाम को मैं खेलने आती थी तो माँ की हिदायत के साथ कि मैं कोई नखरे तेरे नहीं उठाऊंगी, डिनर भी तुझे ही बनाने हैं, और मैं भी मुस्कुराकर कहती, कोई बात नहीं माँ, मैं सब कर लूँगी और तुमसे बहुत अच्छा करूँगी और टाइम से भी कर लूँगी। कहते हुए घर से निकल आती है।
मुझे कभी कोई तकलीफ होती तो भी मैं माँ से नहीं कहती, स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ही दिनों बाद तकदीर एक बार फिर उसी मोड़ पर ले आई। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया और मुझे कई चोटें आईं। उन दिनों पापा की पोस्टिंग बुलंदशहर में थी। शाम को जब फ़ोन आया तो फ़ोन हमारे घर के नौकर ने ही उठाया। उसने तुरंत सारी बात कह दी कि गुड़िया को बहुत चोटें आई हैं। पापा सुनते ही बिना सोचे समझे, बिना किसी लीव ऑर्डर के देर रात घर आ गए और सबसे पहले मेरे कमरे में आए। मुझे सोते हुए देखकर माँ से पूछा, डॉक्टर को दिखाया? बिना किसी जवाब को सुने मेरे सर पर हाथ रखा और पूछा, बेटा तू ठीक तो है ना? मैं पापा को अपने पास देखकर अचंभित हुई। आप इतनी रात को, और आपको कैसे पता कि मेरी बात को वहीं रोकते हुए पापा बोले, मैं मीटिंग से बाहर निकला था तभी फ़ोन किया था। यहाँ तो रामलाल ने मुझे बताया। मैंने तुरंत अपने सीनियर को बताया, उन्होंने हाँ कर दिया और मैं चला आया अपनी बेटी से मिलने। ऐसा करते हैं, कल साथ साथ चलते हैं। मैं तुझे वहाँ डॉक्टर को भी दिखा लूँगा और तुझे थोड़ा चेंज भी मिल जाएगा। मैं भी खुशी खुशी पापा के साथ जाने को तैयार हो गई। मुस्कुराते हुए स्वाति ने कहा। अगली सुबह एक अजीब सा एहसास लेकर आई थी। मैंने फटाफट पैकिंग की और अपनी कॉफ़ी झट से ख़त्म करके पापा से बोली, पापा मैं तैयार हो गई और अब चलें? नहीं बेटा, तेरा छोटा भाई भी साथ चलेगा। तुम्हारी माँ कह रही है कि उसे भी साथ लेके जाइए। पापा ने मुझसे कहा। हम घर से सुबह 6 बजे निकल गए। जिंदगी भी आज शायद किसी और करवट का इंतज़ार कर रही थी। हम घर तक पहुंचने ही वाले थे और पापा की ऑफिशियल कार मिल गई तो पापा उससे ऑफिस जाने के लिए बैठ गए। हम कुछ दूर बड़े ही थे कि हमारी कार को एक ट्रक ने बुरी तरह टक्कर मार दी और रास्ते में मौत से मुलाकात होते होते रह गई और ज़िंदगी भर के लिए चोट तन और मन दोनों पर दे गई। भीड़ में मुझे पापा की तलाशती नजरें, मुझे खो देने का दर्द उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। हम गाड़ी में बुरी तरह फंस गए थे। हमें गाड़ी का दरवाज़ा काटकर बाहर निकाला गया। मुझे देखकर उनकी आंखों को तसल्ली हुई और हमें तुरंत ऑफिस की गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इधर पापा अपनी कानूनी कार्यवाही में लग गए क्योंकि हमारी गाड़ी के चालक उसी समय दुनिया छोड़ चुके थे। देर रात तक जब फुर्सत पाकर पापा घर आए तो उनके बहुत ही अच्छे और पारिवारिक मित्र, जो वहीं एडीएम के पोस्ट पर कार्यरत थे, हॉस्पिटल से ही हमारे साथ हो लिए थे। उनसे सलाह कर वापस सब साथ घर लौट आए। माँ ने हम सबको अचानक देखा तो घबरा गईं और वजह बताने पर उनकी नज़रें मुझ पर टिक गईं और उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। आज मुझे अपने दूसरे जन्म का एहसास हो रहा था जिसमें माँ पापा दोनों का प्यार था। दोनों की आंखों में मुझे खोने के खौफ के बाद का पाने का सुखद एहसास था। अचानक मैं मेरी महत्वपूर्णता की अनुभूति से भर उठी थी। जिंदगी एकदम नई लगने लगी थी। अब हर तरफ मैं ही मैं थी। आज सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। इतना कहने के बाद स्वाति की आंखों में वही पुरानी चमक और होठों पर चिर परिचित मुस्कान देखी मैंने। एक पल को लगा कि सब ठीक हो गया और अपने दिल के उतरते बोझ के साथ फटाफट मैंने स्वाति को 2-4 नसीहतें भी दे डाली। मेरी बातों को सुनकर स्वाति खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब वातावरण मुझे थोड़ा हल्का लगने लगा था। तभी स्वाति ने कहा, इतनी नसीब वाली मैं कहाँ। काश कि ऐसा ही मंजर हमेशा के लिए रुक गया होता। मगर ये भ्रम या हकीकत जो भी थी, पल भर के लिए ही मेरे जीवन में आई थी। मैं उसकी बातों को सुनकर फिर चौंक पड़ी। तभी स्वाति ने कहा, थोड़ा सा ही प्यार मेरे हिस्से में लिखा था शायद, जो मुझे इस तरह मिल चुका था, क्योंकि आगे अभी बहुत कुछ सहना जो था। ये प्यार भरे पल चंद दिनों में ही कपूर की मांदिन दौड़ गए और मुझे पता भी नहीं चला। मैंने अभी अपनी पढ़ाई पूरी भी नहीं की थी कि मेरी शादी कर दी गई। इस बार मैं कुछ न कर सकी। शादी की विदाई में मेरे लिए मेरे अमीर पापा के पास बेटों के लिए प्रॉपर्टी बनाने के लिए सब कुछ था, लेकिन मुझे देने के लिए पूरी बातें के अलावा कुछ भी नहीं था। आखिर मैं उनकी अकेली बेटी जो थी, इसीलिए माँ ने भी अपने पास से अपने अहम को दहेज के रूप में मुझे दिया, जिसे लेकर मैं ससुराल भी आ गई। एक बार फिर से मैं अपमान का घूंट पीने लगी।
जिंदगी को और करीब से जानने और समझने लगी। रिश्तों का फरेब और उसका खोखलापन दीमक की तरह मुझे अंदर ही अंदर काटने लगा। मैं अपनी परिस्थितियों से जूझने के लिए अपने मनोबल को संभालते हुए अपनी पढ़ाई के दौरान ही अपनी बच्ची को जन्म देने के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना नहीं छोड़ सकी। मेरी माँ का दिया हुआ दहेज किसी साए की तरह आज भी मेरे साथ चलता है, जबकि मैंने अपने व्यवहार से सभी के दिलों को जीतने की पूरी कोशिश की। वर्षों बाद मुझे थोड़ी सफलता भी हासिल हो ही गई। अभी गम कम न थे मेरे जिंदगी में। कड़वाहट में रंगों का असर महसूस करते हुए कुछ साल गुजर चुके थे। किसी बीच पति का तबादला भी ऐसी जगह हो गया जहाँ से साल में 1 या 2 बार से ज़्यादा आ पाना मुमकिन न था। जिंदगी के हर इम्तिहान को मैं पास तो कर गई थी, लेकिन इस बार बुरी तरह टूट गई थी। जिंदगी ने एक बार फिर मुझे वहीं लाकर खड़ा कर दिया था जहां मैं पलटकर कभी रहने आना नहीं चाहती थी। पापा का व्यवहार भी मेरे प्रति काफ़ी बदल चुका था। अब माँ को कभी कभी मुझ पर तरस आ जाता था। घर में भाई की शादी भी हो चुकी थी। हम एक ही शहर में रहने लगे थे। अब मुझे उपहार में मिलने वाली चीज़ों का मूल्य भी बताया जाने लगा था। मेरे नन्हे बच्चों को दिए हुए चॉकलेट टॉफ़ी की कीमत और गिनती भी सुनाई जाती थी। कभी झूठे इल्ज़ाम से नवाजी जाती, कभी जब उनके मतलब या ज़रूरतें होती तो किसी नौकरानी की तरह काम करने के लिए बुला ली जाती। दर्द से जब दिल भारी हो जाता तो अपनी छोटी सी बेटी को सीने से लगाकर जी भरकर रो लेती। इसी बीच हमने अपना मकान बनवा लिया। हाथ थोड़े तंग क्या हुए कि मेरे भाइयों को मेरे पहने हुए कपड़ों से उन्हें शर्म आने लगी और अब मेरे दिए हुए उपहार के मूल्य आंके जाने लगे। मुझे उसे लेकर खरी खोटी सुनाई जाती थी। मुझे पापा के घर आने को मना कर दिया गया। मैं अकेली अपने नन्हे बच्चों के साथ जिंदगी जी रही थी और अब तो भाइयों ने मेरी मदद के बजाय मुझसे रिश्ता ही तोड़ लिया। मैं जब अपनी बीमार बच्ची को, जो मौत के मुंह तक पहुंच चुकी थी, लिए दर दर भटक रही थी, किसी अपनी के सहारे की अधिक ज़रूरत महसूस कर रही थी, तब मुझसे जुड़े हर रिश्ते, मायके और ससुराल दोनों ने मुझसे अपना अपना दामन बचा लिया। ईश्वर की कृपा से मेरी बच्ची ठीक हुई तो मुझसे ही मेरे यही दूर हुए रिश्ते जुड़ने लगे। मेरे दिल का उखाव और गहरा होने लगा था। मैं अकेली लड़की नन्हे बच्चों के साथ सांसें संभालने लगी थी। ईश्वर ने भी तभी मेरी एक और परीक्षा ली। मेरी गृहस्थी में आग लगा दी। मेरे घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। जली गृहस्थी पर भाई भाभी की जली कटी बातों के कटाक्ष भी मिले। गृहस्थी की आग बुझते बुझते मेरे सीने में हमेशा हमेशा के लिए लग गई। स्वाति की आवाज़ भरा उठी और थमे हुए आंसू किसी धारा की तरह फूट पड़े। एक बार फिर मैंने उसे उसके दर्द में डूबा पाया। मैं भी सन्न सी हो गई। एक सन्नाटा सा चारों ओर पसरा सा महसूस होने लगा। स्वाति ने कहा शायद वो आखिरी इम्तिहान था और वह रोते हुए मुस्कुराने लगी। कुछ ही दिनों बाद मैं अपने पति के पास चली गई। एक हल्की सी राहत भरी मुस्कुराहट के साथ स्वाति ने बताया, तुझे जानकर हैरानी होगी कि मैं जब 5-6 साल बाद अपने घर, जिसे मायका कहूँ तो ही बेहतर होगा, गई थी तो शायद मैं और भी बोझिल हो गई थी। घर में 4-4 गाड़ियों के होते हुए भी मैं बारिश में भीगती हुई, बारिश के मौसम में सड़कों पर भरे हुए पानी से होते हुए वापस आई। और तो और मुझे किसी के दरवाजे तक छोड़ने की भी ज़हमत भी नहीं उठाई। दर्द से मेरा हृदय भर उठा था। अब मैं भ्रमित हो रही थी। समझ में ये नहीं आ रहा था कि स्वाति को दिलासा दूं या खुद भी जी भरकर रो लूं। मैं अपनी माँ से मिलने नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे यकीन है कि कोई नया जख्म मेरी तलाश में होगा। स्वाति ने हिचकियाँ लेते हुए मुझसे कहा। मैं भी सख्त हो गई थी, लेकिन मैं एक बार अपनी माँ से मिलना भी चाहती हूँ। जिंदगी के चंद क्षणों में जब उसने मुझे प्यार दिया था, वो पल दोबारा जीना चाहती हूँ। अब तू बता, मुझे जाना चाहिए या नहीं? मैंने तुझे इसीलिए बुलाया है, बता ना। मेरे हाथों को हिलाते हुए स्वाति ने मुझसे पूछा। मैं स्वयं भी निर्णय लेने में सक्षम महसूस कर रही थी। खुद को संभालते हुए मैंने स्वाति से कहा, तुझे सब कुछ भूल जाना चाहिए स्वाति, और इन्हीं बच्चों में अपनी हर खुशी तलाशनी चाहिए।
तू वास्तव में स्वभावत इतनी परिपक्व है कि तुझे कोई नहीं तोड़ सकता। तू दूसरों का दर्द भी बांट लेती है। तुझे ईश्वर अब दर्द कभी नहीं दे सकता। तुझ पर ये उदास चेहरा जचता नहीं। तू मुस्कुराती हुई ही बहुत अच्छी लगती है। और कल ऑफिस में मुझे मेरी प्यारी और अपनी स्वाति मिलेगी, इतना मुझे भी यकीन है। अब बहुत देर हो गई थी और घर पर सबको मेरा इंतज़ार था, इसीलिए मैंने स्वाति से इजाज़त मांगते हुए कहा कि स्वाति, मुझे अब घर चलना चाहिए। तभी स्वाति मुस्कुराई और कुछ कागज़ जो उसके हाथ में थे उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और बोली, तेरे आने से मेरा जी हल्का हो गया। फिर मुझे छोड़ने मेरी कार तक आई और अपने पुराने अंदाज में मुस्कुराते हुए मुझसे कल ऑफिस आने का वादा कर अपने बच्चों के साथ अपनी दुनिया में रम गई।